कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है काशी नगरी। काशी का जिक्र आते ही जहन में आते हैं कई सारे चित्र। सुबह बनारस, शाम अवध। बनारस की सुबह है, बनारस की गलियों में गूंजने वाली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की गूंज, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी की धुन और घाटों पर मिलने वाली दही जलेबी से लेकर कचौरी सब्जी और एक खास नाम बनारसी सिल्क। बनारसी साड़ियों की जब बात होती है तो बनारस का नाम सबसे पहले उसमें जुड़ा हुआ है। हमारे आपके किसी के घरों में शुभ कार्य हो और उसमें बनारसी साड़ी की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हम बनारस में घूम रहे हैं, बनारस की गलियों के चक्कर लगा रहे हैं और इस चक्कर लगाते हुए हम पहुंचे हैं बनारस के लल्लापुर इलाके में। बनारस का लल्लापुर इलाका बुनकरों का सबसे बड़ा इलाका, जहां पर हर घर में बुनाई होती है बनारस की खूबसूरत बनारसी साड़ियों की। और इस वक्त हम मौजूद हैं लल्लापुर के सबसे बड़े हैंडलूम ऑनर रोजी सिल्क्स के दफ्तर में। दफ्तर कहिए, इनका वर्कशॉप कहिए, इनकी फैक्ट्री कहिए, इनका दुकान कहिए या गोदाम कहिए, सब कुछ है। 3 माले में बनी हुई यह बिल्डिंग। सबसे नीचे हैंडलूम और पावरलूम चलते हैं जहां पर साड़ियों की बुनाई होती है। उसके ऊपर वाले माले में जहां हम बैठे हैं इस वक्त, फ्रेम में साड़ियां दिख रही होंगी और हमारे साथ है रोजी सिल्क्स के प्रोपराइटर मिस्टर आरिफ। आरिफ जी, वन इंडिया में आपका स्वागत है। और हम आज आपसे समझेंगे बनारस की खूबसूरत बनारसी साड़ियों की बुनाई के बारे में। कैसे आप लोग ये खूबसूरत साड़ियां बनाते हैं, क्या कहाँ बेचते हैं, किस तरह की कलाकारी इसमें होती है, सब कुछ हम जानेंगे। पहले आरिफ अपने बारे में थोड़ा बताएं और फिर अपने बिजनेस के बारे में। हमारा ये तीसरी पीढ़ी है इस काम को करते हुए और ये जनरेशन बाय जनरेशन वर्क को कैरी आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे। बनारसी साड़ियाँ आज से नहीं बन रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से बनती चली आ रही हैं और इसी लेगेसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। बट बनारसी साड़ियाँ 2 प्रकार से बनती हैं, एक मशीन से बनती है और एक हैंडलूम जो पहले के ज़माने में जिसको कहा जाता था, जो हैंडलूम की साड़ियाँ जिसको बोलती हैं, उससे बनती हैं। बट आज के ज़माने में क्या है कि लोग ज़्यादातर मशीन वाली साड़ियाँ प्रेफर कर रहे हैं रदर देन हैंडलूम। बट उनका जो क्रेज़ होता है वो अलग चीज़ है हैंडलूम में। आरिफ, एक बनारसी साड़ी को हैंडलूम से बनाने में और पावरलूम से बनाने में क्या डिफरेंस आता है? एक तो मैं समझता हूँ कि समय की बचत होती होगी, लेकिन बारीकी में, कलाकारी में क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन हैंडलूम और पावरलूम में, हैंडलूम पे जो भी साड़ियाँ बनती हैं वो प्योर सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं, प्योर सिल्क की साड़ी। जो हाथ से बनती हैं, जो ऑथेंटिक होती हैं, जो बनारसी की जो ऑथेंटिक साड़ियाँ होती हैं वो हैंडलूम से बनती हैं। पावरलूम पे जो साड़ियाँ बनती हैं वो 100% प्योर नहीं होती हैं, वो उसमें भी मिलावट सिल्क होती होती है। है लेकिन वो मिलावट होती है। तो किस तरह की मिलावट होती है? किस तरह के फैब्रिक्स उसमें मिलाए जाते हैं? विस्कोस होता है, कॉटन होता है, टू मेक दी क्लॉथ स्ट्रॉन्गर। अच्छा। हाँ, उसको। और बाकी जो सिल्क का, जो प्योर सिल्क का फैब्रिक होता है वो सिर्फ हम लोग हैंडलूम पे ही बनाते हैं, क्योंकि जो प्योर सिल्क का धागा है वो मशीन पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि मशीन का जो है वो बहुत तेज चलती है। तो अगर हम कहीं जाते हैं और हमें कहा जाता है कि ये प्योर बनारसी साड़ी है, जी, तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? वो आप उसकी कारीगरी देख सकते हैं। प्योर बनारसी साड़ी जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक कड़वा वीव होती है और एक फिकवा वीव होती है। कड़वा वीव जिसको बोलते हैं वो इंटरलॉक प्रोसेस होता है, जो वीविंग होती है, जो हैंडलूम से वीविंग होती है, एक एक नॉट को काढ़ के तब वो साड़ी बनती है। वो एक साड़ी बनने में 2 से ढाई महीने का वक्त लगता है। और एक हैंडलूम पे बनती है जो फिकवा वीव होती है, वो एक साड़ी बनने में 3 से 4 दिन, हफ्ते भर के में एक साड़ी उतर जाती है, डिपेंड ऑन द डिटेल एंड द डेंसिटी ऑफ द साड़ी। एक साड़ी एक तरह से बनने में 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। जी, और दूसरा तरीका है हैंडलूम पर ही बनाने का, जिसमें एक साड़ी बनने में 1.5 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। जी। और तीसरा अगर हम बात करें पावरलूम की, पावरलूम से एक साड़ी बनने में कितना वक्त लगता है? पावरलूम पे सर एक साड़ी एक दिन पे उतर जाएगी। एक साड़ी एक दिन पे उतर जाएगी। एक साड़ी एक दिन पे उतर जाएगी, मैक्सिमम 1.5 दिन 2 दिन पे उतर जाएगी वो साड़ी आपकी। अच्छा, ये साड़ियों की जो डिजाइन होती है, अमूमन बनारसी साड़ियों की डिजाइन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। जी। लगभग सिमिलर ब्लॉक्स होते हैं, कुछ बेल बूटे होते हैं।
मोस्टली देखिए ट्रेडिशनल ही डिजाइन्स को हम लोग कैरी आउट करते हैं, उसी में कुछ 19-20 चलता रहता है। मोस्टली एक यहाँ की ट्रेडिशनल डिजाइन जिसको बोलते हैं बूटी पैटर्न, ये आप जैसे देख सकते हैं, ये बनारसी बूटी है ये, ठीक है जी। और ये 100% प्योर सिल्क है ये, और ये हाथ से बनी हुई हाथ से बनी हुई है, हाथ करघे पे बुनी हुई साड़ी है। और एक ये डिजाइन होती है जिसको बोलते हैं जाल पैटर्न। अच्छा, जाल पैटर्न। हाँ, ये फ्लोरल डिजाइन इसको बोलते हैं, ये जाल पैटर्न होता है, ये भी हाथ से बनी हुई साड़ी। ये भी हाथ से बनी हुई है। तो ये दो ही पैटर्न होते हैं बनारसी में या कुछ और भी पैटर्न्स होते हैं? बहुत तरीके के पैटर्न्स होते हैं, अच्छा। नई डिजाइन्स बनती रहती हैं इसमें, बट मोस्टली जो डिमांडिंग पैटर्न्स होते हैं वो यही दो पैटर्न होते हैं। ये डिजाइन कौन करता है? डिजाइन्स हम लोग अमूमन कभी कभी जो हमारे बायर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं हमारे पास, वो अपनी डिजाइन कभी कभी देते हैं, और फिर उसके बाद हमारे खुद के डिजाइनर हैं, हम लोग भी खुद की डिजाइनिंग करवाते हैं इस पर। आप लोग भी अपने घरों में खुद ही डिजाइनर हैं? जी। और अमूमन लल्लापुर या बनारस में जितने भी हथकरघा व्यवसायी हैं, सबके साथ ऐसा ही होता होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा व्यवसाय है। जी। तो आपके घरों में ही डिजाइनर होते हैं, वो अपनी कलाकारी ब्लॉक पे उतारते हैं, उस ब्लॉक से साड़ियों पे धागे के द्वारा ये बुनाई से ही आती है। ये ऊपर से छपा हुआ कुछ नहीं, ये छपा हुआ नहीं है। आप जब पीछे से देखेंगे तो ये पूरा बुनाई हुई है ये साड़ी। ये दिखाएं भाई, हमारे कैमरामैन जरा दिखाइए इसमें कैसे बुनाई दिखाई जा रही है साड़ी में। बनारसी साड़ियों की सबसे बड़ी बात ही मेरे ख्याल से आरिफ भाई यही होती है कि ये सब कुछ बुनाई पे होता है। देखिए पीछे धागों की महीन बुनाई है, और ये सामने डिजाइन की शक्ल में इस तरह से और स्मूथ होके आता है। इसमें जो मजदूर लगते हैं वो मजदूर कहाँ से आते हैं, जो कारीगर कहाँ से आते हैं, या फिर आपके घरों के लोग ही होते हैं? ये हमारे घरों के ही लोग होते हैं, और मोस्टली जो मजदूर होते हैं ये हमारे इसी लोकल एरिया में ही काम करते हैं। लोकल एरिया में ही काम करते हैं लोग, लोकल एरिया, बाहर से ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर बिहार और पटना और इस सब बनारस के ही हैं। जी, लोकल लोग ही काम करते हैं। कितने हैंडलूम्स हैं अभी आपके पास? हैंडलूम्स या पावरलूम्स कितने करघे हैं? नियर अबाउट अभी जो है हैंडलूम का जो है वो कम हो गया है, बट पहले 30 से 35 साल पहले जो है इस एरिया में पूरा हैंडलूम ही था। बट अब क्या है कि अब लोग शिफ्ट हो गए हैं मशीन लूम पे। अच्छा। वो हैंडलूम की जो चीजें हैं, जो नई पीढ़ी है, वो हैंडलूम नहीं यूज करना चाहती है। कीमत की वजह से या कोई और वजह भी है? ये एक्चुअली पहली चीज तो ये डिमांडिंग चीज है, दूसरी चीज कि इसमें बड़ा टाइम लगता है एक साड़ी उतरने में, बड़ी मेहनत का काम है, और बड़ा समय लगता है, और बड़ी कुवत लगती है इसको बनाने में। तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा समय लगता है, इसमें महीन काम होता है, इसके धागे भी बहुत महीन होते हैं, और काफी वेस्टेज भी होता है, जो धागे टूट गए तो फिर वो निकालना पड़ता है, फिर दूसरा धागा डालना पड़ता है। इस वजह से मेरे ख्याल से हाथ से जो बुनी हुई साड़ियाँ होती है उसका कीमत ज्यादा होता होगा। हाँ, इसका धागा का क्वालिटी अलग होता है, उसके धागे का क्वालिटी अलग होता है। ये प्योर सिल्क 100% प्योर सिल्क है। अगर आपको ये भी जानना है कि ये प्योर सिल्क है नहीं, ये कोई दुकानदार नहीं बताएगा, ना कोई मैं ये बता देता हूँ। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए कैसे पहचानेंगे आप? आपके घर की महिलाएं, आप सब, हम जाते हैं साड़ियाँ खरीदने के लिए, कहा जाता है कि ये प्योर बनारसी साड़ी है। अब प्योर सिल्क है या नहीं, इसे कैसे पहचानेंगे? आरिफ भाई खुद बता रहे हैं। लेट अस हैव इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। एक्चुअली व्हेन यू बर्न दीज थ्रेड्स ओवर हियर, तो जब आप इसके धागे को जलाएंगे तो ये प्योर का जो भी बनारसी साड़ियाँ होती हैं जो प्योर से बनती हैं, ये कुकून से बनता है। तो ये जो धागा जो होगा, मतलब रेशम का कीड़ा, तो ये जो धागा होगा ये आपकी बाल की तरह महकेगा। और अगर इसी को मैं किसी सेमी साड़ी को जलाऊंगा तो वो मुड़ जाएगा, नायलन की तरह मुड़ जाएगा, और इट विल स्मेल समथिंग एल्स, प्लास्टिक की तरह स्मेल करेगा वो। तो ये पहचान होती है प्योर की। तो आरिफ भाई, इस वक्त बनारस में आपकी कितने यूनिट्स हैं? इस वक्त नियर अबाउट हमारे पास टोटल मिला के 500-550 यूनिट्स चल रहे हैं। पूरे बनारस भर में फैले हैं या सब यहीं पे हैं? नहीं, पूरे बनारस भर में। बनारस के बाहर भी हैं? बनारस में अंदर ही है। बनारस के अंदर ही है सब। एक दिन में, या दिन तो छोड़ दीजिए, एक महीने में हम अगर बात करें तो कितनी साड़ियाँ प्रोड्यूस कर देते हैं आप? एक महीने में लगभग नहीं तो
5 साढ़े 5,000 एक महीने में 5 जी। साढ़े 5,000 500 लूम्स पे आप प्रोड्यूस कर देते हैं। जी। और इसके लिए कच्चा माल कहाँ से आता है? मोस्टली रॉ मटेरियल जो होता है हम लोग धागे जो हैं हम लोग साउथ से लेते हैं। ये जो धागे होते हैं ये यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा। ये बनारस में नहीं उगता है। ये जो अच्छा। कुकून जो होता है ये हम लोग यहाँ पे फार्मिंग नहीं होती है। तो इसकी जो फार्मिंग होती है वो साउथ में होती है। अच्छा। असम और केरला में होती है इसकी फार्मिंग जो होती है। तो वहाँ से धागे हम लोग लेते हैं और फिर यहाँ पे लाके सारा फिनिशिंग लाइक आपका डाइंग फिनिशिंग एवरीथिंग हम लोग यहाँ करते हैं। अच्छा। साउथ की आप बात कर रहे हैं। साउथ में मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ, घुमा हूँ, रहा हूँ। साउथ में मैसूर के पास रामनगरम है, वहाँ पर भी सिल्क की ब्रीडिंग होती है। जी। साउथ में एक बहुत ही पॉपुलर सिल्क है कांजीवरम। जी। बनारसी सिल्क में और कांजीवरम सिल्क में क्या मेन डिफरेंस होता है? देखिए कांजीवरम जो होती है वो मोस्टली अगर आप रियल कांजीवरम की बात करेंगे तो रियल कांजीवरम जो होती है वो रियल सिल्वर के थ्रेड से बनती है। रियल सिल्वर के थ्रेड से बनती है जो स्टार्टिंग होती है कांजीवरम की, जो अच्छा। स्टार्टिंग होती है और उनकी वीविंग टेक्निक अलग होती है। कांजीवरम स्टार्टिंग आपकी 10,000 रुपए से लेके 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए तक की एक साड़ी जाती है। अच्छा। तो जो 3 साढ़े 3 4 लाख की जो मैं बता रहा हूँ वो रियल सिल्वर होते हैं उसके अच्छा। अंदर। वही चीज हम लोग बनारसी में भी करते हैं जो रियल जरी का काम होता है। जरी का काम। तो वो साड़ी स्टार्टिंग होती है कम से कम लाख रुपए से। अच्छा। 1 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है, वो चली जाएगी। आप डिपेंड करता है आप क्या क्या चीज उसमें। आपके जो शोकेस में ये साड़ियाँ लगी हुई हैं जी, इनका स्टार्टिंग रेंज और एंड रेंज क्या है? स्टार्टिंग हमारे पास 900 रुपए से लेके आपको मिल जाएगी 1,00,000-1,50,000 रुपए तक की साड़ी आपको हमारे मिल पास। जाएगी। आपके पास लाइटर आ गया है आरिफ भाई, हम जरा रियलिटी चेक भी देख लेते हैं। जी। ये साड़ी आप जो बता रहे हैं प्योर सिल्क है या नहीं है। इसके थ्रेड को हम ऑन कैमरा बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसमें 2 धागे होते हैं। हाँ। तो एक वॉप्ड होता है, एक जो धागा वॉप्ड बोलते हैं, एक वेप्ड बोलते हैं। तो दोनों धागों को हम लोग बर्न करेंगे। अच्छा। जब ये बर्न होगा ये कंटिन्यू बर्निंग होगा और इसमें से आप जब इसको सूंघेंगे तो ये आपके बाल की तरह महकेगा। बाल या स्किन जलने का जो और महक होती है। जी। तो और क्योंकि ये इसके कीड़े बाद से बना हुआ है। हाँ, और उसके बाद ये जब इसको लेंगे तो ये कंप्लीट ऐश हो जाएगा ये। हाँ। तो इसमें कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे। हाँ। तो ये टेस्टिंग होती है। अच्छा। ये कोई दुकानदार करने भी नहीं देता है अच्छा। अपनी साड़ियों पे। तो आपके यहाँ पर रिटेल भी है या सब होलसेलर को आप बेचते हैं? नहीं, हम लोग मोस्टली काम होलसेल का है, बट आ जाते हैं तो रिटेल भी करते हैं। तो वहाँ पर ऐसा ये रियलिटी चेक करके देते हैं आप? क्यों नहीं, अगर हम आप दे सही देते हैं। हैं तो हमको करने में कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। तो आप कह के देते हैं ये प्योर बनारसी जी। है, ये मिलावटी बनारसी है। जी जी जो प्योर बनारसी है उसी पर ये टेस्ट करते हैं। जी। आरिफ भाई, देश के हालात बदले हैं, बनारसी साड़ियों की डिमांड पिछले 1 दशक में कैसी रही है? बढ़ी है, कम हुई है? नहीं, बड़ी है। दिन पे दिन ये बनारसी साड़ियाँ क्या है कि इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास काम नहीं है, काम कम है। लेकिन देखा जाए तो वीवर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर बनारसी साड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, इनकी कीमतें बढ़ रही है और आपके परिवार में खुद भी वीवर हैं, आप तो ऑनर भी हैं। जी। क्या वजह है कि जो एक बुनकर है उसके जीवन स्तर में सुधार नहीं हो रहा है? क्यों? एक्चुअली देखिए, आप लोग उन्हें अच्छे पैसे नहीं देते? नहीं, रॉ मटेरियल जो है ना वो अब महंगे होते चले जा रहे हैं। दिन पर दिन जो है रॉ मटेरियल महंगा होता चला जा रहा है। जो धागे हम लोग इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज कि अब जो है इसके कारीगर बहुत कम हैं। अच्छा। ये साड़ियों के जो बिनने के कारीगर हैं, जो हैंडलूम के कारीगर हैं, कम है। अब बहुत कम घर हैं जो सिर्फ हैंडलूम ही का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारे पास वो कारीगरों की शॉर्टेज है अब ये। अच्छा। मशीन पे तो आपको कारीगर मिल जाएंगे, बट हैंडलूम के जो कारीगर हैं वो बहुत कम हो गए हैं अब। जिसकी वजह से क्या है कि हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। तो जो कारीगर हैं तो वो बड़ा हमको बड़ा उनको संभाल के रखना पड़ता है। अच्छा। आपके जो स्थानीय सांसद हैं वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं। जी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खास करके काशी के बुनकरों के लिए, बनारस के बुनकरों के लिए काफ़ी सारे वायदे किए गए, कई सारे सहयोगी स्कीम्स लाए गए। क्या उन स्कीम्स का फायदा आपको और आपके बुनकरों को मिल रहा है?
जी, मिलता है, कुछ स्कीम्स का फ़ायदा मिलता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो स्कीम्स आती हैं, उसके हम्म, ऊपर मिलता है। जो हेल्थ इंश्योरेंस के स्कीम्स आती हैं, हम्म, उसके ऊपर मिलता है हमें। हम्म। तो फ़ायदा मिलता है हमें उस चीज़ का। फायदा मिलता है। सीधा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बनारस के बुनकरों का व्यवसाय कितना बेहतर हुआ है? पिछले एक दशक में, 10 सालों में हाँ, आपका बिजनेस कितना बढ़ा है? ऐसा देखा जाए तो ऐसा कुछ हमारे पास कुछ फिगर्स नहीं है अभी, ठीक है, बट जो पहले रफली देखा जा अंदाज सकता में है, बताइए। वो हमारा देखिए बिज़नेस है, अप एंड डाउन लगा रहता लगा है इसमें। रहता है, तो हम ये कहते हैं कि एक चार्ट जो फ्लो का चार्ट जो होता है वो अब हमारा ऐसा स्केल ऊपर गया हुआ है। ऊपर गया हुआ है, जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बनारस के बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त की क्या है, सबसे बड़ी समस्या अभी बुनकरों जिस की पर है आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इस पर ध्यान दे? कि हैंडलूम को पहले बात तो प्रमोट किया जाए। हमारे वो तो प्रधानमंत्री जी काफी करते हैं, हाँ, वो वोकल करते फॉर हैं। लोकल। जी, और दूसरी चीज़ कि धागे के ऊपर जो टैक्सेस हैं और जो पहले हमारे ऊपर टैक्सेस नहीं था, अच्छा, हैंडलूम पे टैक्स नहीं था। हैंडलूम पे पहले टैक्स नहीं था, हम्म, लेकिन अब वो टैक्स आ गया है उसके ऊपर। हम्म। तो वो टैक्स को देखना चाहिए, जितना अच्छा, कम से कम हो सके, और जो पहले के नियम थे वैसे। और दूसरी चीज़ कि जो धागे हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से, इंडिया के बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर भी जो ड्यूटी टैक्स मिलता है, हाँ हाँ। तो उसको भी देखना चाहिए उनको। मेन हमारा टैक्स का है, और दूसरी चीज़ तो सारी अच्छी है। दूसरी चीज सारी अच्छी है। बाजार कैसा है इसके लिए? बनारसी साड़ियों का भारत के बाहर भी जाती है आपकी साड़ियाँ? जी, भारत के बाहर भी जाती है, मोस्टली हमारा माल बैंगलोर जाता है, कलकत्ता जाता है। नहीं, वो तो भारत में ही हो गया। बाहर की तरफ उतना ज़्यादा नहीं है अभी नहीं, हमारा। जी। अच्छा। बजट आने वाला है अगले 3 दिनों में। हुँ, हुँ। 1 फरवरी को रविवार का दिन होगा। इस साल का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लेके आएंगी। इस बजट से बनारस के बुनकरों की क्या उम्मीदें हैं? टैक्स की बात आपने कह दी, और कोई स्पेशल पैकेज, समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर? हाँ, एज़ सच अभी कुछ है नहीं, बट वी होप द बेस्ट फॉर द बजट ऑल्सो। बजट में कोई खास उम्मीद आप नहीं रखते हैं बजट से इस बार, लेकिन आप चाहते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी बजट अच्छा हो। चलिए, आप यूपी में रहते हैं, यूपी में आपका व्यवसाय भी है। यूपी को लेकर के क्या है, मतलब इस बजट से आपकी क्या उम्मीद है? यूपी के लिए कुछ खास पिटारा खुलेगा, खासकर व्यवसायियों के लिए? अब ये तो खुलने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे बातचीत चल रही है वैसे। बुनकर जो यहाँ के आपके व्यवसाय के जो अध्यक्ष हैं, हम्म, उनसे हमारी कई दरख्वास्त रहती हैं, जो हम्म, बुनकर दरख्वास्त करते हैं हम्म, कि हमें एक पहले जीआई टैग मिलना चाहिए। हम्म, तो उन्होंने जीआई टैग दिया हुआ है, बट देयर आर मेनी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जाने में हमें प्रॉब्लम होती है। मतलब दूसरी चीज़ कि सिल्क मार्क वगैरह है, वो हर साड़ियों पे हर बुनकर को जल्दी नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। तो एक जीआई टैग और एक सिल्क मार्क जी। की डिमांड आपसे है केंद्रीय मंत्रिमंडल से, जब वो इस बार के बजट पर विचार कर रहे हैं। इन चीज़ों को भी तवज्जो दें। बजट में अगर संभव नहीं है तो इस पर आगे भी विचार जी। करें। जी। बाजार में अगर हम जाते हैं, खैर एक तो प्योर और इम्प्योर की बात छोड़ दीजिए, मिलावटी है, प्योर है। अगर हमें कोई कहता है कि ये बनारसी साड़ी है, तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? ये पीछे से आप देखिए, पहले बिनाई हुई है कि नहीं इस साड़ी में। हम्म, अगर वो प्रिंटिंग की साड़ी है तो वो बनारसी नहीं है। नहीं। दूसरी चीज़ कि हमने आपको सबसे बड़ा फॉर्मूला बता दिया है इस चीज़ का, कि कैसे पहचानना है कि बनारसी सिल्क है कि नहीं है, अच्छा। प्योर सिल्क है कि नहीं है। हम्म, तो ये सब क्वालिटीज़ हम लोग बनाते हैं अभी यहाँ पे, अच्छा। अलग अलग। ये अलग अलग क्वालिटी आप बनाते हैं। बुनाई के बारे में, आप उसकी बारीकी के बारे में कुछ बताएंगे आप हमारे दर्शकों के लिए, कैसे इसकी बुनाई होती है? तो हैंडलूम पे आप चलेंगे तो मैं दिखा हाँ, दूंगा। हम अभी आरिफ भाई के फैक्ट्री में भी जाएंगे, वहाँ भी हम एक फैक्ट्री टूर लेंगे, देखेंगे कैसे साड़ियाँ बन रही है, साड़ियों की कैसे बुनावट होती है। ये एक साड़ी बन रही है यहाँ पे, जो 6.5 मीटर की होती है, और एक दिन में मैक्सिमम 1 मीटर और आधा मीटर बिना जा सकता है इस पे। और एक साड़ी बनने में कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन का समय लगता है, जो हैंडलूम की ऑथेंटिक बनारसी साड़ी होती है। और इस पे जो धागे यूज़ होते हैं, ये प्योर सिल्क के धागे होते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ थ्रेड दैट इज़ यूज्ड ऑन हैंडलूम। और ये जो कला है, ये हम लोग स्कूल में नहीं सीखते हैं,
ये हम लोग विरासत में पाते हैं अपने दादा परदादा और पिताजी से। तो दिस इज़ एक्चुअली, लेट मी टेल यू, ये जो है ये डाइंग आर्ट है। नाउ जो नई पीढ़ी है वो इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, रदर देन वो मशीन लूम्स पे काम करना चाहती है। तो ये जो हैंडलूम की जो चीज़ है ये मतलब अब धीरे धीरे दिस इज कॉल्ड अ डाइंग आर्ट। नाउ द यंग जनरेशन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस वर्क, सो वी हैव वेरी फ्यू आर्टिसंस एंड फ्यू हाउसेज लेफ्ट इन दिस एरिया विद द हैंडलूम। तो बाजार से डिमांड आने के बाद आप साड़ियाँ बनाते हैं या बना के रखते हैं? नहीं, बाजार से आने के बाद डिमांड ऑन डिमांड ये सब ऑन डिमांड बनती है ये जी। सारी साड़ियाँ ऑन डिमांड बनती है। जी। कुछ सैम्पलिंग के लिए तो बना के पहले से रखते होंगे? हाँ, हमारे पास ऑन स्टॉक, हमारे पास कम से कम 400 साड़ियाँ हैं। अच्छा, तो आपको देखनी होगी तो बहुत साड़ियाँ मिल बहुत जाएंगी। सारी साड़ियाँ मिल जाएंगी। और कोई कुछ खास बात बनारसी साड़ियों के बारे में जो मैं आपसे नहीं पूछ सका हूँ अभी तक और आप बताना चाहते हैं, प्लीज? आपने सारा कुछ, हम जहाँ तक समझ रहे हैं आपने सारा कुछ कवर कर दिया है। बनारसी साड़ियों में हर क्वालिटी को आपने बता दिया है। इसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ भी होती हैं, बट ये ट्रेडिशनल बनारसी सिल्क साड़ीज़ हैं। ये जो मैंने आपके सामने में यहाँ पे रखा हूँ, तो इसमें और भी पैटर्न्स आते हैं। ये आड़ा पैटर्न होता है, ये बूटी पैटर्न होता है, फिर ये जाल पैटर्न होता है। तो हर एक पैटर्न होते हैं, इसके अंदर कई कलर्स आएंगे आपको, कई डिज़ाइंस आते हैं। ये जैसे ये मीनाकारी वर्क होता है, तो ये एडिंग ऑफ कलर्स होता है इसमें मीनाकारी में। और ये जो कलर इसमें ऐड हुए हैं ये मेरे ख्याल से ये वीविंग के टाइम में ही ऐड होता है। ये वीविंग के इस टाइम तरह के थ्रेड ऐड होते होंगे, जैसे इसमें जी। हाँ, यहाँ पे जैसे सिल्वर कलर आया है, रेड आया है, पिंक आया है, ग्रीन आया है जी। तो ये उस टाइम पे ये थ्रेड आते हैं जी। और ये हाथ की बुनाई है, ये हाथ से बनी हुई साड़ी, तभी इतनी बारीकी से इसे किया गया है जी। मशीन पे ये पॉसिबल नहीं है? नहीं, मशीन पे हो पॉसिबल ही नहीं सकता मशीन नहीं। पे। ये धागा नहीं चल पाएगा मशीन। नहीं, अगर आप के घरों में कुछ कार्य हो, किसी को गिफ्ट देना हो तो आप ये देते हैं साड़ी? हाँ, हमारे घर में खरीद के दे देते हैं? नहीं, हमारे घर में खुद ये सब बनारसी साड़ी किसी स्पेशल ओकेजन्स पे, फैमिली फंक्शंस पे, उसमें वेडिंग्स में ये सब साड़ियाँ ही जाती हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल बनारसी, अगर हम लोग बनारस के लोग होके बनारसी साड़ी नहीं देंगे तो फिर कौन देगा ये। चलिए आरिफ भाई, बनारसी साड़ियों के बारे में हमने आज बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश की है। बनारसी साड़ियाँ कैसे बनती है, धागे की कैसे बुनाई होती है, पावर लूम कैसे काम करता है, हैंडलूम कैसे काम करता है, एक साड़ी को बनने में अमूमन कितने दिन लग जाते हैं, और जब साड़ियाँ बन के आती है तो फिर उसका बाजार कैसा है, किस दामों पे बिकती है। बनारस की हमारी घुमक्करी जारी है। इस सीरीज में हम आपके लिए और भी कई सारे अनमोल खजाने लाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया। फिलहाल कैमरामैन बंटी आर्या के साथ केशव कर्ण, बनारस के लल्लापुर इलाके से। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.